नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से मिल रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। उत्तराखंड में आए कोरोना के 200 नए मामले। देहरादून में 65, हरिद्वार में 52 नए केसेस, ऊधम सिंह नगर में 34, टिहरी में कोरोना के 21 केस, नैनीताल में 15, अल्मोड़ा में 5 और चंपावत में 2 केसेस हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 4,849। 3,200 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। उत्तराखंड में एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी 1400 से ज्यादा है। उत्तराखंड में कोरोना से 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से मिल रही है और उत्तराखंड में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ही दिन में 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 55 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। तो स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। उत्तराखंड में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में 65, हरिद्वार में 52 नए केसेस मिले हैं। ऊधम सिंह नगर में 34 और टिहरी में कोरोना के 21 केसेस दर्ज किए गए हैं। नैनीताल में 15, अल्मोड़ा में 5 और चंपावत में 2 केसेस हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,000 से ज्यादा है और यह आंकड़ा 5,000 को छूने वाला है। 3,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 1400 से ज्यादा है और मरने वालों की संख्या 55 हो गई है। तो पहाड़ों में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार जो है एहतियात के तौर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड में रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े कहीं ना कहीं प्रशासन को चौंका रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट अब नजर आ रहा है। देहरादून में 65, हरिद्वार में 52 नए मामले मिले हैं। ऊधम सिंह नगर में 34, टिहरी में कोरोना के 21 केसेस। अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में मामले जो है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में मामले इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब मामले बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट एरिया को लगातार वहां पर ब्रीफिंग की जा रही है। लोगों की चालान भी काटे जा रहे हैं। जो लोग गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग घरों में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में भी जो मामले हैं कोरोना के वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। 210 नए मामले सामने आए हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल काजुल, आपको बता दें कि लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है और जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई थी, अब उनको लेकर के कहीं कहीं चिंता बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि अगर कल तक की अगर रिपोर्ट की बात करें तो उत्तराखंड में अब 4,849 मामले कोरोना के पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से अगर एक्टिव केस की बात करें तो लगभग 1,459 मामले जो है एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव अभी इसमें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और वही कल जो मामले आए हैं, क्योंकि लगातार इसका ग्राफ बढ़ रहा है, लगातार इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं कल 210 मामले सामने आए हैं, जिनमें से सबसे अधिक अगर बात करें तो देहरादून में हो रहा है। देहरादून में मरने वाले जो कोरोना से जो लोग जिन लोगों की डेथ हुई है उसकी भी संख्या बढ़ी है और साथ ही साथ इसमें प्रतिदिन जो है पॉजिटिव केसेस की संख्या। बिल्कुल पवन, अगर प्रशासन की बात की जाए, जिस तरह से उत्तराखंड में मामले बढ़ रहे हैं, 55 लोगों की मौत हो चुकी है, तो अब प्रशासन क्या बेहतर कदम आगे उठा सकता है? क्या आगे तैयारी हो सकती है? बिल्कुल, अभी मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के द्वारा एक शासनादेश सभी जिलाधिकारियों को जारी किया गया है कि अब जो प्राइवेट अस्पताल हैं, अगर उसमें भी कोई कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव निकलता है तो उसको रेफर करने के बजाय वहां पर ही उसको ट्रीट करने की अनुमति दे दी गई है। इससे एक बात साफ है, क्योंकि अब जितने भी अस्पताल हैं वो कहीं कहीं से अब जो है इंगेज होते हुए सरकार प्रशासन को दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि जो निजी अस्पताल है उनके लिए भी एक छूट दे दी गई है। हाँ, ये जरूर उसमें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको जरूर उसका पालन किया जाना चाहिए और जैसे ही आपके यहाँ कोई भी पॉजिटिव मामला सामने आता है तो उसकी जानकारी प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को। बिल्कुल पवन, अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर मामले जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और
वो कंटेनमेंट जोन में है, उसके बाद भी मामले और ज्यादा वहां पर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर देहरादून में सबसे गंभीर और सबसे ज्यादा मामले अगर सामने आ रहे हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। आपने देखा होगा तो पिछले दिनों जहां लगातार काशीपुर में मामले बढ़ रहे थे उधम सिंह नगर में, तो वहीं 2 दिन पहले ही हरिद्वार में लगातार जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है उसमें लगातार मामले बढ़ रहे थे, सामने आ रहे थे। लगभग 150 से 200 मामले एक ही कंपनी के बढ़कर जो ये पॉजिटिव आए थे उसके कारण बढ़े थे। तो वहीं देहरादून में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल पवन, बने रहिए मेरे साथ, तो जल्द आपका रुख करेंगे। तो उत्तराखंड में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, नए 210 मामले उत्तराखंड में कोरोना के आए हैं। एक और बड़ी जानकारी देहरादून से मिल रही है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक नाराज, सचिवालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर हुए नाराज। मदन कौशिक ने बैठक स्थगित की, ऐसी बैठक बुलाने का कोई औचित्य नहीं, मदन कौशिक की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त देहरादून से मिल रही है। तो मदन कौशिक ने बैठक स्थगित कर दी है। उनका कहना है कि ऐसी बैठक बुलाने का कोई औचित्य या कोई मतलब नहीं निकलता। देहरादून से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक नाराज नजर आ रहे हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर वो नाराज हो गए। मदन कौशिक ने बैठक को स्थगित कर दिया। उनका यह कहना है कि बैठक बुलाई गई है लेकिन वहां पर अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसी बैठक बुलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कई काम चल रहे हैं इस समय कुंभ की दृष्टि से, जैसा अंडरग्राउंड बिजली का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड गैस का काम चल रहा है, जैसा कुछ और सीवर का काम चल रहा है, जैसा पेयजल के काम चल रहे हैं, जैसे कुछ सिंचाई विभाग के काम चल रहे हैं, PWD के काम चल रहे हैं। उनकी समीक्षा के लिए बैठक थी, लेकिन संभवतः क्या सूचना नहीं हो पाई, इसलिए जो सचिव थे वो नहीं आ पाए, इसलिए बैठक को स्थगित किया। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर मदन कौशिक क्यों नाराज हैं? किस तरह की बैठक थी जिसमें अधिकारी नहीं पहुंचे? बिल्कुल काजोल, आपको बता दें कि आज शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने सचिवालय में इन तमाम विभागों की ऊर्जा, पेयजल, PWD और मेरा संबंधित और तमाम अन्य विभागों के जो सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करनी थी, और उसने उन अधिकारियों को और उन जिम्मेदार अन्य कर्मचारियों को भी इसमें निमंत्रण दिया गया था। लेकिन बैठक में मदन कौशिक सचिवालय में पहुंचे, लेकिन शहरी विकास सचिव शैलेश गोगोली तो वहां पर थे, लेकिन अन्य विभागों के जो सचिव स्तर के अधिकारी थे वो वहां से इस बैठक से नदारद मिले। इस पर मदन कौशिक का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया कि जिस तरीके की इस बैठक, अहम बैठक को हमने बुलाया था और इसमें सभी अधिकारियों को निमंत्रित किया गया था, आखिर अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी जब नहीं आएंगे तो ऐसी बैठक करने का हमारा औचित्य क्या है। और इसी को लेकर मदन कौशिक ने नाराजगी व्यक्त कर 2 मिनट में बैठक को निरस्त कर दिया और गुस्से से लाल बबूला होते हुए अधिकारियों की फटकार भी लगाई और सचिवालय से निकल गए। हालांकि ये पूरा मामला भले ही अधिकारियों से इस बैठक से जुड़ा हुआ हो, कहीं कहीं अधिकारी उत्तराखंड की अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर आज मदन कौशिक ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तो वही आप देख सकते हैं ताजा मामला जो कि पिछले दिनों जिलाधिकारी के द्वारा किसा विधायक को वो उनका जो है उन पर एक अवैध तरीके से एक मजाकिया तौर पर एक टिप्पणी की गई थी बड़ी सभा में, बड़ी बैठक में। तो ऐसे में तो उन्होंने भी पत्र लिख करके विधानसभा अध्यक्ष से भी इस संबंधित जो है कार्रवाई की मांग की है। तो ऐसे में तमाम अधिकारी, इससे पहले मुख्यमंत्री स्वयं ये कह चुके हैं कि सभी अधिकारियों को और प्रतिनिधियों को उनका प्रोटोकॉल का पालन करना है, और लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी लगातार अपनी मनमानी पर उतारू है। अधिकारियों में और मंत्रियों में, जनप्रतिनिधियों में सामंजस्य की कहीं कहीं कमी दिखाई देती है। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जहां कुछ लोगों के लिए बारिश वरदान बनकर आती है, वहीं कुछ लोगों के सामने बरसात में दिक्कतें भी आती हैं। ऐसे ही मामला रुड़की के गांव बिझौली में भी सामने आया है, जहां एक ही बारिश के
गांव का रास्ता तालाब बन गया है। तो एक ही बारिश हुई है जिसकी वजह से गांव का रास्ता जो है पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे गुजरने वाले कई ग्रामीण घायल हो चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से लाख गुहार लगाने के बावजूद इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आखिरकार तंग आकर अब ग्रामीणों ने विरोध प्रकट करते हुए आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रीय विधायक का भी घेराव किया जाएगा। तो रुड़की की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक गांव में जो सड़क है वो पूरी तरह से तालाब बन गई है। आप देख सकते हैं कि बारिश इनके लिए कितनी आफत बनकर आई है। जरा सी बारिश से जो रास्ता है वो तालाब बन गया है। अधिकारियों से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि इस समस्या का समाधान कीजिए, लेकिन अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तंग आकर ग्रामीणों ने यहाँ पर प्रदर्शन का आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम इस पूरे मामले पर और जिस तरह की दिक्कतें हमें आ रही हैं उसको लेकर हम आंदोलन करेंगे। मेरे द्वारा यहाँ पे आकर के मैंने देखा है कि रोड में पानी भरा हुआ है रास्ते में। ग्रामवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ग्रामवासियों को भी बता रहा हूँ कि भाई जब सहयोग आपका रहेगा, सबसे पहले तो आपको ही इस बारे में देखना था कि अब जब बारिश शुरू हुई तभी आपको याद आ रही। इससे पहले आपको देखना चाहिए था कि ये यहाँ पानी भरता है, इसका क्या उपाय हो कि ये पानी निकले। अब यहाँ पे जो है देखा मैंने तो गंदगी बहुत है। एक तो नालियाँ पूरी बंद पड़ी हैं और आगे तालाब के पास सारे जो है गोबर वगैरह डाल रखा है, लोगों ने कूड़ा करकट डाल रखा है। तो इसकी सफाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रधान भी नहीं है, मैं प्रधान को पूछना चाह रहा था कि भाई ये क्यों नहीं हो रही, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे। अब ब्लॉक से मैंने BDO साहब को, उनके जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनको बुला दिया है। उनसे बात करके फिर BDO साहब से बात करूँगा कि क्यों नहीं हुई सफाई। हम खड़े हैं रुड़की विधानसभा के गांव बिझोली में। हालांकि यहाँ पर ब्लॉक नारसन ब्लॉक ही माना जाता है, पर आपको मैं दिखा दूँ कि किस तरह से ये मेन रास्ता इस गांव में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर है। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर बेतहाशा पानी भरा हुआ है। तालाब की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि कल ही यहाँ पर जो है बारिश हुई, बावजूद उसके यहाँ पर पानी निकासी का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी परेशानी जो है आने जाने वाले ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है। कई ग्रामीण इस पानी में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। बावजूद उसके प्रशासन को कई तरह की यहाँ पर शिकायतें भी की गई हैं, पर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ आने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं ग्राम प्रधान को भी यहाँ इन लोगों ने शिकायतें की हैं, पर उन्होंने भी कोई यहाँ पर व्यवस्था इन लोगों के लिए नहीं कराई। यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण काफ़ी संख्या में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिरकार क्या दिक्कतें इनको यहाँ पर आ रही हैं। आपको किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर जो है उठानी पड़ रही हैं और क्या परेशानी आपको यहाँ पर होती है? सर ये देखिए मुख्य मार्ग है जो हमारा भगवानपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमारे हज़ारों की संख्या में रोज़ लोग गुजरते हैं। अभी जैसे हमारे प्रकार महोदय ने देखा है, यहाँ पे डिसेबल्ड लोग भी गुजरते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इस गंदे पानी की वजह से निकासी ना होने के कारण गांव में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डेंगू मलेरिया का बहुत ज़्यादा फैलने का खतरा है। कोई शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय, हमारे प्रधान जी, कोई इसकी सूद लेने को तैयार नहीं है। हमारे गाँव के साथ सोतेला व्यवहार हो रहा है और हम आज यहाँ पे विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और सभी जनमानस, हमारा पूरा गांव का एक एक ग्रामीण बहुत इसका कड़ी शब्दों में इस चीज़ की निंदा करता है और इसका विरोध प्रदर्शन करता है। तो क्या अगर ये विरोध जो कर रहे हैं आप लोग, इस विरोध के बावजूद भी आपकी समस्या का हल नहीं होता कि क्या अगला क्या स्टेप होगा आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ ग्रामवासियों का जो यहाँ पर इकट्ठा हुए अपनी परेशानी को लेकर। अगर जैसा कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी सूद प्रशासन या कोई विधायक, प्रधान या जिला पंचायत हमारी सूद नहीं लेता तो हम यहीं से संकल्प लेके निकलेंगे कि सबसे पहले हम विधायक के घर का घेराव करेंगे। पूरी यूथ कांग्रेस को लेके और ग्रामीणों को लेके हम विधायक के घर का घेराव करेंगे अगर हमारे यहाँ समस्या का समाधान नहीं होता। तो अब इन लोगों ने चेतावनी दी है कि रुड़की के जो विधायक हैं प्रदीप बत्रा, भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल विधायक माने जाते हैं, तो उनका घर का घेराव भी इन लोगों के द्वारा किया जाएगा अगर इनकी जो है यहाँ पर पानी की समस्या हल नहीं होती। अब देखने वाली बात होती है कि विधायक, जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में क्या ठोस निर्णय ले पाते हैं। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की।
ईद उल अजहा त्योहार को लेकर मसूरी कोतवाल देवेंद्र आसवाल ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास बैठक की। इस दौरान कोतवाल ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर नमाज अता करने के निर्देश दिए हैं। कोतवाल देवेंद्र आसवाल ने बताया कि 1 अगस्त को बकरा ईद का त्योहार है, जिसको लेकर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के बारे में मुस्लिम समुदाय के लोगों को जानकारी देते हुए उसका पालन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बकरा ईद को लेकर जो कुर्बानी की जाएगी वो नियम अनुसार घरों के अंदर ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज मस्जिद में अदा होगी, लेकिन उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। हमारा यहाँ पे कुर्बानी का सिलसिला है। इस साल तो वैसे कम ही आएगा, मगर ये है फिर भी मसूरी में बहुत साफ तरीके से कुर्बानी की जाती है। घर घर कुर्बानी की जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, इसलिए पता नहीं चलता किसी को, दूसरे मज़हब वाले को किसी को दिक्कत नहीं होती है। और हमारा यहाँ पे भाईचारा है बहुत, माशाल्लाह बहुत अच्छा, इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते किसी को दिक्कत हो। दूसरी ये बात है, ईद नमाज अपने टाइमों पे मस्जिदों में ही होगी, डिस्टेंस के साथ होगी, मास्क पहन के होगी। बहुत कम कुर्बानियाँ होंगी, क्योंकि 6 महीने से घरों में बैठे हुए हैं, स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए जो है कुर्बानियाँ भी बहुत कम ही दुआएं मांगी जा रही है, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं। ये इस वक्त वबा का माहौल है। हम लोग भी चाहते हैं पूरी हर नमाज के ऊपर जो है हम लोग दुआएं मांगते हैं कि 1 तारीख को 1 अगस्त को जो है ईद उल अजहा का जो है ये पर्व उनका जो है मोमिन कम्युनिटी का पर्व है। इसके संबंध में मसूरी क्षेत्र में जितनी भी मस्जिद हैं उनके मौलवियों और मौजूद जो लोग हैं उनको बुलाया गया था। उनसे जो है मीटिंग करके जो भी दिशा निर्देश उच्चाधिकारी द्वारा हमें दिए गए हैं कि क्या क्या सावधानियाँ या क्या क्या इन लोगों को जो है सावधानियाँ पर्व के दौरान जो है इन्होंने रखनी है, उस संबंध में सबको बता दिया गया है कि जो भी कुर्बानी वगैरह होगी वो नियमानुसार होगी और घरों के अंदर की जाएगी, और उसका जो है कोई भी अवशेष वगैरह जो भी है बाहर की तरफ, मतलब घर से बाहर ना जाए, जिससे जो है दूसरी कम्युनिटी को या दूसरे लोगों को उससे परेशानी हो। सभी लोगों ने जो है इसका हमें आश्वासन दिया है, और मसूरी में जो है अच्छा सद्भाव हमेशा रहा है दोनों कम्युनिटियों के बीच, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं। फिर भी जो है एहतियातन हम लोगों ने जो है हर बार जो है जब भी कोई इस टाइप का कोई पर्व पड़ता है तो इन लोगों को जो हम लोग बुलाते हैं और अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी बातचीत होती है, और सभी लोगों ने सहयोग का भरोसा दिलाया कि ये पर्व जो है सकुशल और शांतिपूर्ण जो है निपट जाए अदा होगी। और उसके दौरान जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है, और आगे भी किया जाएगा। इन लोगों द्वारा हमें बता दिया गया है कि हमारे द्वारा जो है मस्जिदों में गोले बनाकर सबको सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए जो है नमाज अदा करने की सबको हिदायत दी गई है। नमाज के दौरान जो है मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान ये लोग रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड सरकार सजग है। देहरादून में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया गया है, जबकि 13 जुलाई से शुरू किए गए एंटीजन टेस्ट के माध्यम से अब तक 775 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 27 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनका कोविड केयर सेंटर में इलाज जारी है। संबंध में देहरादून के जिला सर्विलांस अधिकारी कोविड केयर डॉक्टर राजीव दीक्षित का कहना है कि इस टेस्ट से काफी सहूलियत मिली है। इसकी खास बात यह है कि इसकी टेस्ट रिपोर्ट 15 से 20 मिनट के बीच आ जाती है, जिससे प्रदेश में आने वाले यात्रियों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती और समाज में संक्रमण के फैलने का खतरा भी टल जाता है। जिसका तुरंत जो है परिणाम 15 से 20 मिनट में आ जाता है उसको करने से, और जो है इसका मान्यता भी सेम उसी RT-PCR की तरह है, तो इसलिए सर्विलांस अगर जो है वो उसमें उपयोग करना होता है तो एंटीजन टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमारे जो नागरिक बाहर से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं एयरपोर्ट पर या आशा रोड़ी दूसरे बॉर्डर्स के थ्रू जो है वहाँ हम इसका उपयोग कर रहे हैं। 13 तारीख से अभी शुरू किया है, और अभी करीब जो है 775 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से जो है 27 पॉजिटिव आए हैं। आज भी जो है करीब 100 से ऊपर टेस्ट किए थे, जिसमें से जो है 10 पॉजिटिव आए हैं। तो टेस्ट बहुत अच्छा है सर्विलांस के लिए जो है, और इसका हम भरपूर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। अभी इस हफ्ते में और देखेंगे आप जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने POC भी विस्तारित कर रहे हैं पूरे जनपद में, और 5 POC के थ्रू हम और भी अंदर क्षेत्रों में जाके जो है इसका उपयोग करेंगे। और मसूरी में सैकड़ों लोगों की रकम लेकर अचानक लापता हुई किटी संचालिका के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 2 दिन पहले किटी संचालिका की अचानक लापता होने की सूचना पर किटी में पैसा लगाने वालों
ने पहले उसकी दुकान और उसके बाद कोतवाली पहुंचकर विरोध जताया। वहीं एक बार फिर किटी संचालिका के वापस आने पर लोगों ने पुलिस से उसके मेहनत के पैसे दिलाने की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि किटी संचालिका के पति और ससुर षड्यंत्र रचकर उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं किटी संचालिका को भी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है। ऐसे में यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि कितनी संचालिका गायब हो जाएंगी। उन्होंने मसूरी पुलिस के तत्काल किटी संचालिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उनके पैसे दिलाने की मांग की है। मसूरी में किटी संचालन के विरुद्ध काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। हालांकि मौखिक लिखित तौर पे पुलिस के पास कभी लोग शिकायत लेके नहीं आए थे। कल कुछ लोग हमारे पास जो है शिकायत लेके आए थे कि यहाँ पे लंडौर एक निवासी कृति कौर नाम की कोई महिला है, वो किटी संचालन करती थी। उसके खिलाफ इन लोगों ने हमारे पास जो है लिखित में शिकायत दी है। तो कल हमने इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया। उसमें जो है जाँच की जा रही है। जैसा भी आगे साक्ष्य मिलते हैं उसके हिसाब से नियमानुसार से खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? ये धारा 420, 406 और 504 IPC के तहत इन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा फाइल किया।